आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के विषय में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग आयुर्वेद का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही जिस क्षेत्र में आप एमओ बनने वाले हैं उस क्षेत्र को आपको थोड़ा बहुत जानना बेहद ज़रूरी है कि उसके कल्चर क्या है, कल्चरल एक्टिविटी क्या है। तो अब हम लोग इस पर देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग रहता है जीके। आयुर्वेद के छात्र जीके से घबराया करते हैं, लेकिन जीके इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रिपरेशन। 15 लगभग 30 क्वेश्चन जीके से आते हैं, 30 क्वेश्चन जीके से आएंगे और आपको उसमें अलग अलग आयामों से बात की जाएगी। जैसे यहाँ का कल्चर क्या है, फेस्टिवल इवेंट्स क्या हैं, होली, बराफात, दिवाली, रमजान, इस तरह की त्योहार। मॉन्यूमेंट्स क्या, मॉन्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार के मॉन्यूमेंट्स, चर्चेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कोई बुद्ध का सर जो अभी पैटर्न चेंज, आप बोल सकते हैं शशांक जी, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, गायब हो गया मैसेज। हाँ सर, जो अभी करंट अफेयर्स में जो पैटर्न चेंज हुआ था 2021 से। बिल्कुल बिल्कुल, करंट हेलो, अफेयर के बारे में आवाज भी आ रही है? हाँ, करंट हाँ, अफेयर के बारे में भी क्लासेस होगा चलेंगी। क्या उसमें? जी जी, वही पूछना। सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। फोक डांस, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा पर आरती की जा रही है, अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कोई स्तूप, ये ताजमहल, स्पेशल कथक डांस। तो उत्तर प्रदेश का राज्य जो है कथक डांस के लिए बहुत फेमस है। उद्योग धंधे क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एंशियंट हिस्ट्री देखिए, इनको आप पहचान सकते हैं ये कौन है। इनका जो है शहनाई से ताल्लुक है। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान जी हैं ये। तो ये शहनाई बजाने का इनका था और इनको अलग अलग पदक से नवाजा गया है। तो यहाँ पर आप हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार के जीके और इस पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश का थोड़ा इतिहास आपको बताया जाएगा, भौतिक स्वरूप या फिर जो फिजिकल, प्रमुख नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियाँ कहाँ पर है, कृषि। उत्तर प्रदेश में देखिए कृषि बहुत बहुत ही ज़्यादा होती है। 82% जो हमारा लैंड है उत्तर प्रदेश का वो कृषि के लिए ही वर्ल्ड में 82% ऑफ द लैंड, उसमें से भी 68% जिस पर फसलें बोई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी एक्टिविटी की जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? कृषि। कृषि सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है और वो है 68%। 68% ऑफ 82% लैंड। खनिज, उद्योग धंधे। अब जैसे उद्योग धंधों के लिए अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग उद्योग धंधों के लिए जाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर की बात करें, जो कि टर्सरी सेक्टर की एक जॉब है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जनपद है वो वहां पर होता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे?
उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आईटी सेक्टर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? नोएडा, गाजियाबाद। हाँ, नोएडा। नोएडा में तमाम आईटी कंपनियां जो कि पूरे विश्व में व्याप्त हैं, वो सभी यहाँ पर विद्यमान आती हैं। उद्योग धंधे। तो हाँ, खड़गपुर की तरह खड़गपुर क्या? खड़गपुर आईआईटी का भी खड़गपुर है ना कुछ तो आईआईटी हाँ, आईआईटीज भी हैं। खड़गपुर का आई ठीक है। आईआईटीज भी हैं हाँ यहाँ पर। आईआईटी बनारस, आईआईटी वाराणसी भी है, आईआईटी कानपुर है। कानपुर में चमड़ों का उद्योग बहुत ही अच्छा वहाँ पर फला फूला था। जनसंख्या के बारे में भी बात करेंगे कि कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे के पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पर है। ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 25 करोड़ के आसपास है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रहती है। इतनी आबादी क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ है। हमारी जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, जो गंगा के किनारे मैदानी क्षेत्र हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हैं। और पूछा जाए आपसे कि खेती में मेजर क्रॉप कौन सी है? सीरियल क्रॉप, मेजर सीरियल क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश, आप क्या कहेंगे? गेहूं। गेहूं जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है उत्तर प्रदेश के अंदर। चावल भी उगता है लेकिन गेहूं सबसे वन है। सबसे ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप कौन सा? सबसे ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गन्ना है। गन्ना, बिल्कुल सही जवाब। तो उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल क्रॉप पूछ ले तो गन्ना है, सीरियल क्रॉप पूछ ले तो गेहूं है। और जनसंख्या 25 करोड़ की आबादी है, और इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, समझ सकते हैं। और शिक्षा जो है, शिक्षा के बारे में अलग अलग डाटा पर विचार इसमें किया जाएगा कि किस प्रकार शिक्षा का विभाजन है। शिक्षा के लिए स्कूल्स, कॉलेज की व्यवस्था क्या परिपूर्ण है। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो किस तरह कार्य करती है, वहाँ पर नियुक्तियाँ किस प्रकार हो रही हैं। तो एजुकेशन में प्राथमिक स्तर, फिर 6, 7, 8 की पढ़ाई, 9, 10 की पढ़ाई, 11, 12 की पढ़ाई, और उसके बाद अलग अलग ग्रेजुएशन के लिए क्या व्यवस्था है शिक्षा की। और ये दो विभाग में बटेंगे, प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, और गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। तो उसका क्या विभाजन है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन एवं संचार, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की राज्य सड़कें हैं उनको बारे में भी देखेंगे। अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है वन, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं उद्यान। इससे क्वेश्चन आते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जनजातियां, मेले, गीत एवं उत्सव, संग्रहालय एवं अकादमियां, शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो शासन व्यवस्था है ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती है। शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? पॉलिटिकल पावर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितनी है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि उत्तर प्रदेश यूनिकैमरल है कि बाई कैमरल है, आप क्या आंसर देंगे? किसी को पता है? यूनिकैमरल या बाई कैमरल? यूनिकैमरल क्या होता है? देखिए, यूनिकैमरल और बाई कैमरल शासन की व्यवस्था दो प्रकार की होती है। किसी किसी राज्य में
जैसे हमारे इंडिया में दो प्रकार की संसद हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। उसी प्रकार राज्यों के लिए भी दो प्रकार के संस्था होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ये दो प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान है। एक में 100 सीट है तो एक में 400 से ज्यादा सीट है। ये बाई कैमरल व्यवस्था है। बहुत ही कम राज्यों में बाई कैमरल व्यवस्था देखने को मिलती है। यदि बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप क्या बोलेंगे? लखनऊ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जुडिशियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रयागराज। इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे प्रयागराज। प्रयागराज बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर है। इसमें क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। 3 नदियाँ जो कि पवित्रतम मानी जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका मिलन प्रयागराज में होता है। और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है प्रयागराज। और प्रयागराज को जुडिशियल राजधानी, जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है। प्रयागराज में ही यूपीपीएससी का कार्यालय भी है, जहाँ का आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे कि कौन सी समाचार पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश में चलती हैं, कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है, मेले, गीत, उत्सव कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हिंदू परिवारों में एक लोकगीत गाया जाता है, जिसका नाम क्या है, आप लोग बताइए। सोहर। वेरी गुड, सोहर उसका नाम है। वो गीत गाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रकार बहुत तरीके के गीत हैं। मेले लगते हैं, जैसे रावण दहन का मेला और सावन का मेला। इस तरह से बात की जाएगी। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कल्चरल इवेंट्स, भोजन, एक प्रकार का भोजन मैं बता दूं, आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। जब हम लोग और डीपली अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में विशेष अध्ययन भी करेंगे। एक एक जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा आहार बताइए, एक ऐसी विधि आहार की जो है वो पूरे विश्व में फेमस हो गई। बाटी चोखा। क्या? बाटी चोखा। हाँ, बाटी चोखा भी फेमस है। लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस एक ऐसी चीज़ है, चाट। उत्तर प्रदेश का जो चाट परंपरा है, आप लोग चाट खाए होंगे, वो चाट परंपरा इतनी ज़्यादा फेमस है कि वो पूरे के पूरे विश्व में कैरेबियन लेकर पाकिस्तान, नेपाल और भी आगे की ओर अफगानिस्तान तक पूरे विश्व में लगभग ये पहुंचा हुआ चाट की जो परंपरा है ये रही। बनारस का क्या फेमस है? तो बनारस के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पान अधिक फेमस है। तो कई चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर वर्णित है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ विषयों पर बात करना। उत्तर प्रदेश का मैप समझिए। उत्तर प्रदेश का ये आपको मैप दिखाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश कई राज्यों से घिरा हुआ राज्य है और इसकी सीमाएं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी आती हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं और अलग अलग राज्य भी हैं। असल में जब ये पुराने समय में
अंग्रेजों के काल में इसका क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? अंग्रेजों के काल में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? आप लोग खुद से भी कुछ पढ़े हैं? बताइए। अंग्रेजों के काल में उत्तर प्रदेश को यूनियन प्रोविंस कहा जाता था। यूनियन प्रोविंस। और उत्तर प्रदेश को अंग्रेजों ने विशेष रूप से कब्जा किया हुआ था। इसको रजवाड़ों को नहीं दिया था, इसको खुद अपने अंदर शामिल किया हुआ था। इंग्लैंड का झंडा यहाँ फहराया हुआ था। तो इंग्लैंड के लिए यूनियन प्रोविंस क्यों इतना महत्वपूर्ण था? आप लोग से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आंसर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे खेती योग्य भूमि ज्यादा थी, उपजाऊ जमीन था और फिर लोग भी इजीली अवेलेबल थे जो खेती कर सकते थे। वेरी गुड। यहाँ पर संसाधनों की अपार व्यवस्था थी। नदियाँ भी, गंगा यमुना सरस्वती और भी कई नदियाँ यहाँ पर, और खेती के लिए जमीन प्रॉपर थी। इसको उन्होंने छोड़ा ही नहीं था, बल्कि आप मध्य प्रदेश के भागों को आप देखेंगे कि वो रजवाड़ों को दिया हुआ था, लेकिन इसको खुद के अंदर शामिल रखा था। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग शहरों के भी इसमें मैप है। लखनऊ देखिए यहाँ पर है। इस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम योगी आदित्यनाथ है, आप लोग जानते होंगे। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर दो और हैं, ब्रिजेश पाठक। अभी नया नया चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर नेपाल है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग नेपाल। और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। 2000 लगभग में अलग किया गया। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, हरियाणा से दिल्ली का, यहाँ पर ये दिल्ली है, हरियाणा। इसके बाद ये देखिए राजस्थान है, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश का इलाका है, ये झारखंड, बिहार। तो वाराणसी यहाँ पर है, और इसी के बगल में चंदौली है, और यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है, और इस तरफ बिहार पड़ता है। तो ये आपका जो है मैप है। सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए, सबसे बड़ा इसमें पूछा जाए तो आप क्या नाम लेंगे? सबसे बड़ा कौन सा है? जिला? हाँ, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। तो ये जो है पूरा का पूरा राज्य इसमें अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। ये देख सकते हैं चित्रकूट भी हिंदुओं के लिए एक अच्छा जो है सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। और ये देखिए इलाहाबाद है। ये चित्रकूट में राम जी की बहुत सारी कथाएं व्याप्त हैं वहाँ पर। कानपुर देखिए, ये कानपुर नगर, कानपुर देहात। कानपुर में चमड़े का उद्योग सबसे ज्यादा था। यहाँ पे भी गंगा नदी ही रहती है। हापुड़, ये देखिए हापुड़ शहर है, ये दिल्ली के आसपास के शहर है। और ये मथुरा में श्री कृष्ण के मंदिर और श्री कृष्ण की कहानियां यहाँ मथुरा से बहुत अधिक जुड़ी हुई। सोनभद्र के लिए क्या कहा जाता है? सोनभद्र कैसा क्षेत्र है? आपको क्या लगता है? पहाड़ी और आदिवासी।
पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र है। और यहाँ की एक सामाजिक समस्या का आप जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रकार की सामाजिक समस्या व्याप्त है सोनभद्र में, जो कि झारखंड में भी व्याप्त है। हर जगह इस तरफ के एरिया में सामाजिक समस्या। नक्सल नक्सल हाँ, नक्सलवाद नक्सलवाद वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में। नक्सलवाद क्या है, तो इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना, लेकिन फिर भी किसानों पर जो अत्याचार हुए और उसके बाद उन्होंने जो संगठन बनाए, अलग अलग कालों में सरकार विरोधी गुट बनाए, और जिसके द्वारा वो सरकार को दबाव में रखते हैं ताकि वो खेती किसानी के लॉज अच्छे कर सकें। तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही अच्छा था, खेती किसानियों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इसमें और लोग जुड़े, आतंकवादी गतिविधियां भी इसमें जुड़ी। और यहाँ तक कि अगर ऐसे इलाकों में कोई पहुँचता है, जैसे आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और आप लोगों की गाड़ियों पे, जो भी गाड़ी आप लोग को स्कॉर्पियो वगैरह मिलेगी, उस पे भारत का झंडा लगा रहेगा। तो उस गाड़ी को, आपके हॉस्पिटल को भी उड़ाने की साजिश की जा सकती है और आपकी भी हत्या करने की कोशिश की जा सकती है। वहाँ पर थोड़े माहौल खराब होते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि वहाँ आप जाएंगे तो जाना ही नहीं है आपको, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हैं। आप सोनभद्र जाएंगे पहाड़ी इलाकों में, वहाँ की ज़मीनें भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ अलग ही शासन चलते हैं। सरकार की वहाँ पर पावर आपको कम देखने को मिलेगी। ये देखिए प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के विषय में क्या चीज़ फेमस है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए, जो भी खुदाई हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इतिहास को जानने की खुदाइयाँ हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो पाया गया है वो सबसे प्राचीन था। ये प्रतापगढ़ के अंदर, मतलब आदिवासी आबादी जो 25,000 साल पहले, 85,000 साल पहले जो नोमैडिक लाइफ स्टाइल से लोग रह रहे थे, यानी प्री हिस्टोरिक मानव जब हम बन रहे थे, इंसान आबादी जब बन रही थी, उसका भी वहाँ पर अवशेष मिला हुआ है प्रतापगढ़ में। और उसके बाद अलग अलग सभ्यताएं बनने लगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को उत्तर प्रदेश के मैप को, जो लोग यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ज़रूर अपने रूम में लगाना चाहिए और उनको समझते रहना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो आगरा, ये देखिए आगरा है। यहाँ पर आगरा का क्या फेमस है? पेठा। बिल्कुल, आगरा का जो है पेठा फेमस है। और आगरा में ही ताजमहल भी स्थित है। ताजमहल जो है आगरा में ही स्थित है। भव्य महल है, मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाया गया भव्य महल है। किसने बनवाया था ताजमहल, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग को पता होगा, शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम के लिए की याद में। तो ये रहा हमारा मैप। इसके बारे में देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर जिला मुख्यालय संभाग 18, जिले जनपद 75। तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ चीज़ें देखने लगेंगे। तो बहुत ही जीके एक लंबा टॉपिक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे राज्य उत्तर प्रदेश। राज्य का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यानी यूनियन प्रोविंस। पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी लखनऊ है।
राज्य दिवस है 24 जनवरी। क्षेत्रफल 2,40,000, इसको आप 2,41,000 वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं। राजभाषा क्या है? हिंदी। और उर्दू को भी एडिशनल राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राजभाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू को भी दूसरी भाषा मानी जाती है, राजभाषा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। लखनऊ में खंडपीठ भी इसकी स्थित है। कुल मंडल 18 हैं। कुल जिले 75 हैं। विधानमंडल द्विसदनी है। यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बाई कैमरल विधानमंडल जो है 2 प्रकार की है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में संख्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है वहाँ की। तो 100 इसमें है, 404 इसमें। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये काउंसिल है। काउंसिल में 100 लोग और असेंबली में 404। एक एंग्लो इंडियन होना चाहिए। एंग्लो इंडियन मतलब जो एंग्लो मीन्स होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड का भी एक सदस्य यहाँ पर वर्णित है। अब लोकसभा में की बात करें तो लोकसभा में सदस्य हैं 80 और राज्यसभा के लिए 31 सीट यहाँ से आती है। लोकसभा जो जहाँ पर हमारी केंद्रीय सरकार बैठती है, तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है और 80% मतलब 80 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से ही आती है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो थे, इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। वो किस विषय को पढ़ाती है आप लोग बताइए? वो एग्रीकल्चर कराती है, एग्रीकल्चर विषय को पढ़ाती है। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्थिति एवं विस्तार, तो भारत के उत्तर में ये आपका उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर से 84 पूर्वी देशांतर, उसके जो है यहाँ पर डिग्री बताई जा रही है। 23 से 30 उत्तर में और पूर्वी से ये 75 से 84। इसमें ये देखिए सीमावर्ती राज्य एवं देश, तो उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। याद रखिएगा कि कितने राज्य और कितने देश उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान है। दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ है। पूरब में झारखंड व बिहार है व नेपाल है। तो पूरब में झारखंड और बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो 2 ये, 3 ये, 5 5 2 7 2 9 राज्यों से घिरा हुआ है और एक देश से भी घिरा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये नेपाल का क्षेत्र है। नेपाल भी एक अच्छा देश माना जाता है, भारत का एक पड़ोसी देश है और भारत से इसके हमेशा संबंध अच्छे रहे हैं। तो ये बताएं, गोरखपुर
आप गए होंगे, गोरखपुर से ये यहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर के आसपास ही ये पड़ता है। तो नेपाल जाना एक दर्शनीय स्थल माना जाएगा। अगला देखिए, आकार लंबवत है, पूरब से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम मतलब ये लंबाई जो है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। राजकीय चिन्ह जो है मछली है। याद रखिएगा, आप यूपीपीएससी के वेबसाइट पर भी जाएंगे तो उसमें जो सिंबल बना हुआ होगा उसमें 2 मछलियां बनी होंगी ऐसे। देखा है आप लोगों ने? 2 मछलियां, जी सर। हाँ, वो 2 मछलियां ऐसे बनी रहती हैं। राजकीय पुष्प जो है, आज मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था, पलाश। ये जो पलाश है ये यहाँ का राजकीय पुष्प है। लेकिन जो वृक्ष है वो अशोक है, सराका अशोका। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। सारस पक्षी है राजकीय पक्षी। सारस पक्षी जो है ये इमाइग्रेटरी नहीं होती, मतलब दूसरे देशों में नहीं जाती, एक ही जगह पर बनी रहती है। जैसे कुछ पक्षियां बाहर जाती हैं, साइबेरियन क्रेन, और सारस जो है, सारस क्रेन बाहर नहीं जाती। राजकीय पशु बारहसिंघा। बारहसिंघा यहाँ पर। राजकीय खेल हॉकी, फील्ड हॉकी, जो सिंपल हॉकी होती है वो राजकीय खेल है उत्तर प्रदेश का। अब जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या के बारे में हमेशा न्यू अपडेट्स लेनी चाहिए। तो ये कौन सी जनगणना के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, न्यू जनगणना आपको देखनी होगी। 25 करोड़ की आबादी हो चुकी है। पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। इसकी डिटेल्स मैं भेज दूंगा आपको, क्योंकि ये करंट अफेयर के अंतर्गत ये आता है। दिस इज फ्रॉम करंट अफेयर सिचुएशन। बदलता रहता है यहाँ का सिस्टम। अगला देखिए, अनुसूचित जाति, महिला, जनसंख्या को हमें न्यू अपडेटेड जनसंख्या ही देखनी चाहिए। प्राकृतिक प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तराई प्रदेश जाना जाता है, तराई इलाका है ये। तराई इलाका वो इलाके को बोलते हैं जैसे एक नदी बह रही है और उसके आसपास भी पानी भरे हुए हैं। तो नदी में जब बाढ़ आती है तो पानी बाहर भी आता है। तराई इलाका उस प्रदेश को कहते हैं, नदियों से घिरा हुआ। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो दक्षिण का पठार है यहाँ पर डेक्कन प्लेटो, जो कि सोनभद्र वगैरह में जाएंगे थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेटो से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो हमारे भारतवर्ष का जो निर्माण था, पेंजिया और जो प्लेसेस हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो भारत का जो दक्षिणी इलाका है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। डेक्कन प्लेटोज जो मध्य प्रदेश या फिर आप सोनभद्र में आप देख सकते हैं, वो बहुत पुरानी चट्टानों से मिलकर बना है। लेकिन जो हमारा गंगेटिक यमुना गंगा का ये प्लेन है, ये नया है। ये नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है।
प्रमुख नदियां देखिए, गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन। प्रमुख फसलें, गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है और गन्ना कॉमर्शियल क्रॉप है। इसके अलावा चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ, सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा सरसों का उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो सरसों का दूसरा स्थान है, गन्ने का पहला। प्रमुख फल आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, सफ्तालू। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर देयर इन आवर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है। एक और पेज हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उद्योग धंधों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, कमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट, ये सब के यहाँ पर उद्योग धंधे मौजूद हैं। कुटीर उद्योग में इसमें सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल, कलाई के बर्तन, इत्र, तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, संगमरमर इत्यादि। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीएलडब्ल्यू कहाँ स्थित है? वाराणसी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, डीएलडब्ल्यू वाराणसी में स्थित। डीजल ये जो है हमारे देश की इंजन व्यवस्था, या फिर आप कह सकते हैं कि डीजल इंजन जो कि ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो यहाँ पर बनती है। अगला देखिए, आयुध उपस्कर कारखाना, ये हजरतपुर फिरोजाबाद में। देखिए, भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान कानपुर में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। मथुरा तेल संशोधक, ये देखिए ये मथुरा में स्थित है। इस पर बवाल होते रहते हैं। मथुरा में जो तेल शोधक कारखाना है या तेल रिफाइनरी आप कह सकते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये आसपास के इलाकों में, मथुरा के आसपास क्या है, देखिए मथुरा के आसपास ये अगर आप बात करें तो मथुरा के आसपास देखिए आगरा है। तो जब हवाएं इस तरफ चलती हैं तो मथुरा से उड़कर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो कहाँ पहुंचती हैं? आगरा में पहुंचती हैं। पहुंचेंगी आगरा में, और आगरा में है ताजमहल। तो ताजमहल की ब्यूटी को मथुरा के तेल शोधक कारखाना से नुकसान पहुंचता है, सुंदरता को। तो उसका संगमरमर थोड़ा पीला पड़ चुका है। तो इस पर आपदा लोग कहते रहते हैं कि इसको सुरक्षित किया जाए, इसको बंद किया जाए, कहीं और लगाया जाए। लेकिन अब देश के लिए काम करना है तो तेल कारखाना तो लगवाना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये इम्पोर्टेंट है।
ये ये क्या काम करती है? एरोनॉटिक लिमिटेड आप लोग को पता है क्या काम करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या काम करती है? वायुसेना से रिलेटेड। वायुसेना, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। वायुसेना, वायुसेना के जहाज़ों का निर्माण, बहुत ही बड़ी संस्थान है ये। इसका कार्यालय आपको लखनऊ में भी मिलेगा। लखनऊ कभी आप विजिट कीजिए और आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड चाहिए। इतना बड़े क्षेत्र में उसको बनाया गया है कि आप भव्य वहाँ पर व्यवस्था देख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और लखनऊ में भी है, एक कानपुर में भी स्थित है। तो एक विभाग यहाँ कानपुर में, एक लखनऊ में। तो लखनऊ आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट और सोनभद्र में स्थित है। रेणुकूट, सोनभद्र में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में स्थित है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी में स्थित है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर में। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में। भारत पंप एंड कंप्रेसर नैनी में। ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी में। अपट्रॉन कैपिटल सिस्टम लिमिटेड उत्तर लखनऊ में। सीमेंट कारखाना चुर्क डल्ला मिर्जापुर में। तो सीमेंट कारखाना भी यहाँ पर स्थित है। तो भारत के ये केंद्रीय कारखाने, केंद्रीय कारखाने, कारखानों की परमिट प्राइवेट भी है। प्राइवेट अगर व्यक्ति चाहे तो कारखाने खोल सकता है, लेकिन जो कारखाने भारत सरकार के हैं वो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, यहाँ पर पहले केवल आईआईटीज को ही लिया जाता था, क्योंकि वायुसेना में हथियारों का निर्माण एक बहुत ही बड़ी जो है कार्रवाई है, कार्य है। आईआईटीज के छात्रों को इसमें लिया जाता था। अगला देखिए, यहाँ पर बात आती है, 10वां पॉइंट है औद्योगिक तकनीकी शोधन संस्थान लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आयुर्वेदिक क्वेश्चन है। ये आयुर्वेद में भी आ सकता है, आयुर्वेद के उसमें आता रहता है, पीजी में आता रहता है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो कभी मौका मिले तो लखनऊ अवश्य घूमिए। वहाँ पर अनेक केंद्र सरकार के संस्थान मौजूद हैं, जैसे औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान, स्कूटर इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारे आप देख रहे हैं कि संस्थान हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और मेनली लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में आप जाकर वहाँ देख सकते हैं इन संस्थानों। आगे देखिए विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालयों का उत्तर प्रदेश में क्या सिस्टम है और उनकी स्थापना वर्ष क्या है, ये भी हम लोग कभी देखेंगे। और इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर है, यहाँ तक है। तो अब हम लोग विश्वविद्यालय में क्यों आ सकता है? जब हम 12th पास कर जाते हैं तो हमें हायर एजुकेशन के लिए, यानी यूजी पीजी के लिए, यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाने के लिए हमें किसी न किसी विश्वविद्यालय से पढ़ना पड़ेगा, में जाकर पढ़ना पड़ेगा। और उस विश्वविद्यालय भारत में कितने हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। 1887 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। सोच सकते हैं आप लोग कि विश्वविद्यालयों का इतिहास 1887 में शुरू हुआ।
यूनिवर्सिटीज बननी शुरू हो गई थी। अगली यूनिवर्सिटीज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में बनाया गया था इसे। तो यहाँ पर आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण कॉलेज भी है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद बनारस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद है, FOA, और इसकी स्टाइपेंड जो है सबसे ज़्यादा है। आयुर्वेदिक, इसकी स्टाइपेंड सबसे ज़्यादा है। आप लोग ये बात जानते रहिएगा। 1 लाख रुपए पर मंथ आप लोगों को स्टाइपेंड यहाँ पर दी जाती हैं। वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में ही सुश्रुत का जन्म हुआ था और उन्होंने शल्य चिकित्सा पर शोध किए थे, जो कि हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में अलीगढ़ में बनाया गया। ये इंस्टीट्यूट जो है, इसमें इस्लाम धर्म की पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग विषयों की भी पढ़ाई की जाती है, जैसे MBBS वगैरह भी पढ़ाया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी MBBS की पढ़ाई होती है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी MBBS की पढ़ाई होती है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयुष के यूनानी सिस्टम का अधिक प्रचलन है, यूनानी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद विषय का यहाँ पढ़ाई होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में है। छत्रपति साहू जी कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी कानपुर में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में। महात्मा ज्योतिबा फुले बरेली में है। राम मनोहर लोहिया फैजाबाद में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। दयाल बाग एजुकेशन संस्थान आगरा में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। तो वाराणसी में कई विश्वविद्यालय हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है। भीमराव अंबेडकर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो है आप लोगों को इतनी बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है और कब बना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई विश्वविद्यालय आयुर्वेद इज्जत नगर, सर ये इज्जत नगर तो बरेली में है। क्या, कौन सा? ये इज्जत नगर लिखा हुआ है जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। भारतीय पशु, हाँ ये वाला, ये इज्जत नगर लिखा है। हाँ जी, ये कहाँ? ये इज्जत नगर बरेली में एक जगह है इज्जत नगर। अच्छा, इज्जत नगर एक मोहल्ला टाइप कहलाता है जो एक एरिया। अच्छा, महिला मोहल्ला मतलब लोकेलिटी एरिया, ये बरेली में है। अच्छा, मोहल्ला है IVRI के नाम से। जी जी। अच्छा। तो देखिए, एक कॉलेज सारनाथ में भी स्थित है, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। तो तिब्बत जानते हैं, चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है तिब्बत, और उसकी पढ़ाई सारनाथ में की जा रही है। सारनाथ गौतम बुद्ध का यहाँ पर फेमस प्लेस है। अब वन्य जीव के बारे में देखते हैं हम लोग। वन्य जीव अभयारण्य, तो वन्य जीव अभयारण्य अच्छे प्लेसेस होते हैं जहां हमें विजिट करनी चाहिए। पशु पक्षियों का वहां पर दर्शन हमें होता है। स्थापना, कौन कितना बड़ा है और कहां पर स्थित है। तो सबसे बड़ा तो मुझे लग रहा है यही वाला है, 2073 हस्तिनापुर वन्य जीव विहार।
ये गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। 1986 ईस्वी में बनवाया गया है। क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ा है। एक ये आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, 490 वर्ग किलोमीटर, 1977। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। तो इतने ये जो है वन्य जीव विहार। नगर और उनके उपनाम। तो नगर और उनके उपनाम बहुत ही ज्यादा आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ। खुशबुओं का शहर क्या है? कन्नौज। कृष्ण नगरी मथुरा, संगम नगरी इलाहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, राम जन्मभूमि अयोध्या, ताज नगरी आगरा, सुहाग नगरी फिरोजाबाद। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। राम जन्मभूमि अयोध्या में। प्रदेश के 8 जिलों के परिवर्तित नाम। 8 जिलों के परिवर्तित नाम बताए जा रहे हैं इसमें। जैसे महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया, रमाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया, छत्रपति साहूजी नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया है। काशीराम नगर को कासगंज कर दिया गया है। प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया गया है। पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया है। हापुड़ का पुराना नाम पंचशील नगर था। ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा कर दिया गया। तो ऐसे नाम बदलाव होते रहते हैं, जैसे अलग अलग सरकारें बनती हैं उनका नामकरण चेंज होता रहता है। 2018 में बदले गए नाम। मुगल सराय जंक्शन का दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया है। ये कहाँ पर स्थित है आप लोग बता सकते हैं? मुगल सराय जंक्शन किसी को पता है मुगल सराय जंक्शन कहाँ पर है? ये सब बनारस से थोड़ी दूर पे ही है, यहाँ से ऑटो से जाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ये बनारस के आसपास का क्षेत्र में ही मुगल सराय जंक्शन पड़ता है। इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है अभी हालिया दिनों में। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। अब बात आती है प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में बात करते हैं। बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट बांदा में मौजूद है। पाइराइट्स, एस्बेस्टस मिर्जापुर में। यूरेनियम और तांबा ललितपुर में मिलता है। यूरेनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। भारत को यूरेनियम की कमी हमेशा से फील हुई है। अलग अलग देशों से मंगाया जाता है यूरेनियम, लेकिन ललितपुर में यूरेनियम जब से मिला है तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए भी, और साथ ही साथ न्यूक्लियर बम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर बम हमारे देश के लिए सुरक्षा में सबसे बड़ी कड़ी साबित होती है। इससे हम पर कोई भी बड़ी शक्ति हमला करने से डरती है। कोई भी बड़ी शक्तिशाली देश, अमेरिका हो, रूस हो, पाकिस्तान हो,
वो हमारे देश पर आक्रमण क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे देश में मौजूद न्यूक्लियर बम किसी भी देश को मिट्टी में मिलाने में देर नहीं करेंगे। अभी हालिया कुछ ही दिनों पहले आप लोग एक घटना पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर का भी अध्ययन शुरू कीजिए अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो। कुछ ही दिनों पहले एक घटना सामने आई थी कि भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत के पास एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया और रसिया से की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बना हुआ है। इसको इसको टेस्ट किया जा रहा था ब्रह्मोस मिसाइल को, और ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वारहेड नहीं रखा गया था, मतलब न्यूक्लियर जो बम है वो उसके अंदर फिट नहीं किया गया था, और इसको दाग दिया गया। दागने के उपरांत ये ऐसा बताया गया सूत्रों से कि ये अपना मार्ग छोड़ दिया और जाकर पाकिस्तान में चला गया और एक घर पर गिर गया, निर्माणाधीन घर पर गिरा और वो क्षतिग्रस्त हो गया घर। वैसे इसके अंदर बम रखा नहीं गया था तो उतनी समस्या हुई नहीं, लेकिन ब्रह्मोस की ये काबिलियत देखिए कि वो किसी भी देश के अंदर घुस सकता है। सबसे बड़ी इसकी टेस्टिंग करने का तरीका हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया। किसी देश के अंदर डायरेक्ट भेज कर देख लिया कि क्या इसको मार पाते हैं कि नहीं, तो नहीं मार पाए, देख लिए लेकिन मार नहीं पाए। हीरा पाया जाता है बांदा और मिर्जापुर में, कोयला पाया जाता है सिंगरौली सोनभद्र में, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र में, बांदा में भी पाया जाता है, जिप्सम हरिमपुर झांसी, वराइट्स एंड्यूलासाइड मिर्जापुर में सोनभद्र में पाया जाता है। खनिजों की भरमार है उत्तर प्रदेश में। ये पेज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बहुउद्देशीय योजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी योजनाएं होती हैं जो पानी को भी बचा सकती हैं, जो पानी को भी कंट्रोल करती हैं और इससे बिजली उत्पादन करती हैं, खेती के लिए भेजती हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय कहा जाता है। मल्टीपर्पज, इसमें आप ये देख सकते हैं रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। ये जो है रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में स्थित है। माता टीला परियोजना, रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र, गंडक परियोजना। तो ये पानी को रोककर बिजली भी बनाती है और साथ ही साथ अपने नहरों के द्वारा सिंचन का काम खेतों में होता है। तो नहरें भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बिजली भी बन रही है और खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो रही है। और बाढ़ की स्थिति में वो पानी को कंट्रोल करना भी आना चाहिए किसी भी देश को। नदियों के किनारे बसे हुए नगर, तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो वाराणसी पूछा जाता है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वृंदावन यमुना, कानपुर गंगा नदी के। कानपुर का जो चमड़ा उद्योग था वो गंगा नदी में पॉल्यूटेंट्स डालने में बहुत अधिक वो था, बहुत अधिक जिम्मेदार था। बटेश्वर यमुना, लखनऊ में गोमती नदी, आगरा में यमुना नदी। तो आगरा में यमुना नदी बहुत ही सॉल्टी हो गई है। पोल्यूशन, एयर वाटर सभी प्रकार के पोल्यूशन विद्यमान है नदियों में। डेवलपमेंट जब भी होता है तो उसके साथ ही हमें उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं।
एज ए पोल्यूशन। विषय विविध तथ्य देखिए। भारत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना नौरोरा बुलंदशहर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नौरोरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी औद्योगिक नगर कानपुर को माना जाता है। औद्योगिक नगर सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में मेरठ में स्टार्ट हुआ। आप नाम बता सकते हैं किसने स्टार्ट किया था? प्रथम गोली किसने चलाई? मंगल पांडे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। मंगल पांडे जी ने यहाँ पर सबसे प्रथम गोली अंग्रेजों पर चलाई। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इसीलिए कहा जाता है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयस्या था। प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तक हमारी बात आज के लिए इतना ही रहेगा। ये कुछ विशेष जानकारियाँ थी। फिर इसके बाद हम इतिहास के बारे में देखेंगे कल से, और ये लेक्चर हमारा लगभग चलता रहेगा इसी पैमाने पर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। किसी को कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। और जीके इतना विस्तृत सब्जेक्ट है कि इसमें जो है क्वेश्चन आंसर के थ्रू होना चाहिए। आप लोग भी क्वेश्चन पूछिए, मुझे नहीं आएगा तो मैं सर्च कर सकता हूँ, सर्च करके आपको बताऊँगा। आपको नहीं आएगा तो आप रिवाइज कीजिए, सर्च कीजिए, क्योंकि आप विशेषकर आयुर्वेद के छात्र हैं और जीके को अभी सीख रहे हैं। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।